नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानविन स्पीक्स पर। आज हम चर्चा करेंगे इंडिया ब्लॉक के पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की कि इंडिया ब्लॉक का भविष्य अब क्या रहने वाला है। और जिस तरह से दिल्ली इलेक्शन के बाद सारे लोगों के बयान आए हैं और सबने अपने आप को एक तरह से अलग करने की कोशिश करी है कि कोई भी कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहता और सब चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक का जो एक अस्तित्व है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित रहे और जहाँ पे क्षेत्रीय दल मजबूत है वहाँ कांग्रेस को कोई जगह न मिले। और इसी बात के लिए सब अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं और जिससे कि इंडिया गठबंधन का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में दिख रहा है। कोई इसको माने या ना माने पर इसका जो अस्तित्व है गायब हो रहा है, क्योंकि नेताओं की जो महत्वाकांक्षा है और क्षेत्रीय पार्टियों की स्पेशली जो महत्वाकांक्षा है, भले उनको बीजेपी को हराना है पर उनको कांग्रेस को भी अपने राज्यों में बढ़ने नहीं देना है लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि कांग्रेस उनकी मजबूरी बन जाती है और उनको मुसलमानों का, दलितों का और कांग्रेस का जो कोर वोट है वो लेना होता है और उनको कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना होता है। इसलिए भी वो लोकसभा चुनाव तक ही इसको सीमित रखना चाहते हैं। पर वो उनको ये नहीं लगता है कि अगर सबसे बड़ी किसी से लड़ाई है उनकी तो बीजेपी से है। अगर आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस को आगे करना पड़ेगा। अगर आप कांग्रेस को आगे नहीं करेंगे तो बीजेपी को पूरे भारत के लेवल पर आप नहीं हरा सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका अस्तित्व तो वैसे भी जाने वाला है। कोई ये सोचे कि उनकी जो पोजीशन है उनके राज्य में परमानेंट है तो उनके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप त्रिपुरा का एग्जाम्पल देख लीजिए। लेफ्ट वहाँ पर एक तरह से क्षेत्रीय दल की तरह ही बिहेव करते थे। उनको कभी भी नहीं लगा था कि वो वहाँ की सत्ता से बाहर जाएंगे, पर बीजेपी ने उनको वहाँ की सत्ता से उखाड़ फेंका और ये दूसरी बार उन्होंने सरकार बनाई है। और आप बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उड़ीसा का एग्जाम्पल देख लीजिए। जिस तरह से नवीन पटनायक का वहाँ पे शासन था, किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि नवीन पटनायक उड़ीसा से बाहर जा सकते हैं, पर ऐसा हुआ। बीजेपी ने उनको बाहर किया। ऐसा जो शासन जो कि एक तरह से गवर्नेंस के लेवल पे अच्छा माना जाता है, उसके बाद उन्हें बाहर किया गया। तो ये भी देखना पड़ेगा क्षेत्रीय दलों को कि अगर आप कांग्रेस को आगे नहीं करेंगे तो आपका हश्र इन्हीं दोनों राज्यों की तरह या जो यूपी में हुआ क्षेत्रीय दलों के साथ वो हो सकता है। तो आपको इस बारे में भी अच्छे से सोचना पड़ेगा कि कहाँ कैसे आपको राजनीति करनी है, जिससे कि आप दिखें कि आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, ना कि आप आपस में ही लड़ रहे हैं। और ये सारी बातें उठी कहाँ से? ये सारी बातें उठी दिल्ली के चुनाव से। दिल्ली के चुनाव जैसे ही घोषित हुए उसके पहले से ही आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाना चालू कर दिया कि दिल्ली का चुनाव तो वो अकेले लड़ेंगे और ऐसा लड़ेंगे कि उसमें कांग्रेस की कोई जगह नहीं है। तो कांग्रेस और जो उनकी जो स्टेट यूनिट थी, चाहे वो पंजाब की हो, गुजरात की हो, दिल्ली की हो, उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि उनकी लड़ाई तो अरविंद केजरीवाल से है। अगर वो अरविंद केजरीवाल से लड़ेंगे तो कल को वो अपना सत्ता पे क्लेम कर सकते हैं। पर अगर वो ऐसे ही फ्रेंडली फाइट करते रहे केजरीवाल से और अपना जो वोट बैंक है उनको ट्रांसफ़र होते दिया तो उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा राज्य में। जब आप राज्य में नहीं मजबूत होंगे तो लोकसभा तो बहुत दूर की बात है। लोकसभा में जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ने ली है वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति वैसे ही कमज़ोर हो रही है। तो इस बार ये डिसाइड हुआ था कि दिल्ली में मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि उनके लिए कोई स्पेस और दूसरा चारा छोड़ा ही नहीं था, तो उनके पास कोई चारा था भी नहीं अकेले लड़ने के अलावा। उसके बाद क्योंकि ममता बनर्जी कांग्रेस और राहुल गांधी का नेतृत्व तो वैसे ही नहीं स्वीकारती हैं, तो उन्होंने पहले से ही मना कर दिया कि भाई हम तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। फिर आए अखिलेश यादव ने भी साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको अपनी जो खींच थी निकालनी थी कांग्रेस से, जो उनके साथ एमपी में हुआ था या जो उनके साथ हरियाणा में हुआ था या खुद जो महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव ने झेला, तो उसको उन्होंने स्कोर सेटल करने का तरीका एकदम माना इसको। और दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपना सपोर्ट दे दिया कि आम आदमी पार्टी लड़े और वो इंडिया गठबंधन के रूप में आम आदमी पार्टी को ही रिकॉग्नाइज करते हैं दिल्ली में और कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। ये दो मेजर एक तरह से कह लीजिए कि चेंज आए। उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी ये ऐलान कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी का ही सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की, वो तो अकेले पड़ गई। और चुनाव प्रचारों में भी यही हुआ। अजय माकन खड़े हुए और अजय माकन ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अच्छा खासा विरोध खड़ा किया और अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बता दिया। उसके बाद तो एकदम जैसे अरविंद केजरीवाल आग बबूला ही हो गए। उन्होंने क्या किया कि जो उनके संगठन के साथी हैं उनको एक तरह से मनाने की कोशिश करी कि आप कांग्रेस को दबाइए यहाँ पे और कांग्रेस को बोलिए कि कांग्रेस उतनी मजबूती से चुनाव ना लड़े। और यही यही कारण है शायद कि जो कांग्रेस का टॉप नेतृत्व है, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष हों या गांधी परिवार हो, वो इन चुनाव में कहीं ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है। आप लोकल लीडर्स के दम पे कितना चुनाव लड़ लेंगे और कितना चुनाव जीत लेंगे ये भी कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। पर अगर
यही होता कि जो टॉप लीडरशिप थी वो भी आके उतना ही दम से चुनाव लड़ती, तो आप देखते कि कहीं रिजल्ट बेहतर होते और एकदम ही पलटने की कोशिश कांग्रेस पार्टी इन चुनाव को कर सकती थी। पर जितना तेजी से कांग्रेस ने विरोध चालू किया उतना ही तेजी से वो थम भी जा रहा है। सिर्फ दो नेता ऐसे हैं, चाहे अजय माकन को देख लीजिए या संदीप दीक्षित को देख लीजिए, यही दो लोग ऐसे हैं जो कि पुरजोर विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। उसके अलावा बड़ा आपको विरोध नहीं दिख रहा होगा। कुछ मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं जहां पे भी कांग्रेस एक तरह से विरोध जता रही है, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने आपको हिंदुत्ववादी पार्टी घोषित कर दिया है, उससे भी कुछ ना कुछ मुस्लिम इलाकों में ऐसा चेंजेस आए हैं जिससे कि कांग्रेस मजबूत दिख रही है। पर उसके अलावा अगर आप देखेंगे टॉप नेतृत्व के लेवल पे, कांग्रेस के लेवल पे, तो आपको ये विरोध दिख नहीं रहा होगा। और इसका इंडिया ब्लॉक की जो बाकी पार्टियां हैं उसको अपने फायदे के लिए, भुनाने के लिए पूरी तरह से उपयोग किया, और यहीं से पूरा इंडिया ब्लॉक को टूटने का सिलसिला चालू होता है। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में तो सीधी लड़ाई आपको दिख ही रही थी दिल्ली में, उसमें तो कोई किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो संजय सिंह भी सामने आए और उन्होंने ये भी बोल दिया कि कांग्रेस को या तो इंडिया गठबंधन से बाहर करो या अजय माकन और संदीप दीक्षित को बाहर करो। पर कौन उनकी सुनने वाला था? इसमें उनको पता था कि कुछ होना नहीं है। ये तो दिल्ली के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में चर्चा चल ही रही थी कि इंडिया ब्लॉक में अब एक तरह से बड़ा धड़ा ऐसा है जो कि कांग्रेस से अलग चाहता है, और चाहता है कि राज्यों में इंडिया गठबंधन ना बने, वहाँ पर वो लोग इंडिविजुअल अपनी शक्ति के हिसाब से, जिनकी जिस राज्य में शक्ति है, वो लड़ाई लड़ें, और उसमें बीच बीच में बाकी नेता भी उसमें आग का घी का काम करते हैं। अभी उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि इंडिया गठबंधन के बारे में कोई उसका ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ना कोई उसका कन्वीनर है, ना कुछ है, ना उनकी कोई रणनीति है, ना मीटिंग्स होती है। तो आप किस बात का इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हो? तो उन्होंने भी कहा कि या तो आप इसको डिसॉल्व ही कर दो, या तो इसको आगे अगर बढ़ाना है तो इसके बारे में कुछ सोचो। जो भी निर्णय लेना है तो आपको क्लियर लेना पड़ेगा। ये भी उसमें बहुत क्लियरिटी से उन्होंने कहा। पर कोई सुनने वाला हो तब तो कोई बात हो, कोई इसकी ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई, ना कोई इसके बारे में चर्चा हो रही है। और दिल्ली इलेक्शन में सब अपना अपना मौका जरूर देख रहे हैं, तो हर आदमी अपने मौके पर चौका मारना चाहता है। तो उसमें लेफ्ट पार्टी भी पीछे नहीं थी। लेफ्ट पार्टी का भी एक स्टैंड आया कि भाई वो कुछ सीटों पे तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहाँ पे वो मजबूत है, जहाँ उनको लगता है कि उनका कुछ प्रभाव है, तो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उन्होंने अपना बाकी सीटों पर जो समर्थन है वो आम आदमी पार्टी को दे दिया। वैसे तो आप चाहते हैं कि सब एकजुट दिखाई दें, सब बीजेपी के खिलाफ लड़े, पर लेफ्ट पार्टी अलग ही स्टैंड ले रही है, क्योंकि उनका कुछ एंगल ऐसा है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं, और उनको आम आदमी पार्टी पसंद है आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी, तो उनका सपोर्ट आया। पर अगर आप देख रहे होंगे कि इसका इंडिया गठबंधन पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और इंडिया गठबंधन एक तरह से अपने सबसे नाजुक दौर पे चल रहा है। अगर थोड़ा सा भी कोई फोर्स इसमें लगता है तो ये कब टूट जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा हमेशा पास्ट में होता रहा कि जब भी कोई मजबूत धुरी खड़ी हुई राजनीति में, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय हो, और जब जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में, तो वो भी बहुत दिन तक विरोध चल नहीं पाया, और अंतर विरोध के चलते ही इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ गई और जनता पार्टी में टूट पड़ गई, और मोरारजी देसाई को अपने प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ा। सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 89 में भी जिस तरह से राजीव गांधी का विरोध करके वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, और वो 13 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं चला पाए, क्योंकि वो विरोध का सामना उनको करना पड़ा, और चंद्रशेखर को कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर दिया, और वो भी सरकार बहुत दिन नहीं चली, और दोबारा चुनाव कराने पड़े, जिससे कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ गई। तो ये हिस्टोरिकल भी ऐसा होता रहता है कि गठबंधन जब सरकार के सामने होते हैं और कोई मजबूत चेहरा या मजबूत पार्टी होती है, तो गठबंधन टिक नहीं पाते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ भी यही हो रहा है। 10 सालों तक तो आप ये खोजते रहे कि कैसे एक तरीका निकाला जाए जिससे कि विरोध तो करते दिखें आप बीजेपी का, तो 10 सालों तक तो कुछ कर नहीं पाए। फिर उसके बाद जब 2024 के चुनाव थे और नीतीश कुमार ने इनिशिएटिव लिया, तो इंडिया गठबंधन बनाया, और ऐसा बनाया कि हाँ, वो कागज पर भी और आप ग्राउंड पर भी देख रहे होंगे कि मजबूत दिख रहा था, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अच्छा प्रभाव रखते थे, और एक तरह से जो बीजेपी का विरोध का चेहरा अगर वो बनते तो बेहतर कहीं होता। पर जैसे ही नीतीश कुमार अलग हुए, उससे भी बहुत बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को लगा, और चुनाव तक आते आते ये जो विरोध था वो एक मुद्दे तक केंद्रित हो गया, जो कि संविधान और आरक्षण का मुद्दा था, जिससे कि इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ, और वो अच्छा मजबूती से चुनाव लड़े और बीजेपी को रोक दिया पूर्ण बहुमत से आने से, और 240 तक बीजेपी रुक गई, और उनका जो नंबर था वो 238 आ गया। जो इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव में बना था, उन्होंने अच्छा काम किया। पर उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि हर हर पार्टी अपने लेवल पे कांग्रेस
के लिए जो विरोध है उनका वो धीरे धीरे आता रहता है और राज्यों में वो कांग्रेस को स्पेस देने को तैयार नहीं है, और ये बहुत बड़ी वजह है। इसमें कांग्रेस लीडरशिप का भी बहुत बड़ा हाथ है, और राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत पार्टियां तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का कन्वीनर या अध्यक्ष के रूप में देखना नहीं चाहती, और कोई भी क्षेत्रीय दल ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस को इतना स्पेस दे दे कि वो अपने राज्य से गायब हो जाएं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कई राज्यों में कांग्रेस ने बहुत ढील भी दे रखी है। जहां आपको मौका मिलता है आप चाहते हैं कि आप दबा लें, यहाँ दूसरों को मौका मिल रहा है तो वो आपको दबा रहे हैं। तो इससे इंडिया गठबंधन नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे कमजोरी होगा। और जो बीजेपी चाहती है कि भाई उनका जो विरोध है वो बिखर जाए, और जितना बिखरा हुआ विपक्ष उनको मिलेगा उनको उतनी आसानी होगी और वो उतनी आसानी से सत्ता चलाएंगे। और जब 2029 की बात आएगी, फिर आप 6 महीने साल भर पहले अगर आप खड़े होंगे और चुनाव में जाने की तैयारी करने से पहले इसको इंडिया गठबंधन बनाएंगे, तो भी शायद कुछ खास फायदा नहीं होगा और आप बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाएंगे। हाँ, कोई बड़ी चूक सरकार से हो जाए या कुछ ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि जो सरकार टैकल नहीं कर पा रही है, वहाँ एक बात को हो सकता है कि हाँ सरकार जा सकती है। पर इंडिया गठबंधन के बलबूते पर आप सोचें कि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर लें, आज की स्थिति में ये नहीं लगता है। और शायद फ्यूचर के हिसाब से भी ये बात अब क्लियर हो रही है कि इंडिया गठबंधन का अस्तित्व धीरे धीरे शांत हो रहा है और समाप्त हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। आप लोग इस वीडियो को ऐसे ही देखें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।